क्षेत्र में इस तरह की बातों का हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी रोशन आनंद जब जेल से बाहर निकले तो उनका कहना यह है जी कि उनके भाई की हत्या हुई, जी झूठ से शुरुआत हुई जी और अंततः झूठ से लेकर के अब ये एक बड़े अपराध की तरफ जा रहा है। नेपाल में उनकी मृत्यु हुई थी और इस मृत्यु के बाद जी उनके साथ रहने वाले लोगों ने भी अपने बयान दिए हैं। जी नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और भारत लाइव के खास शो स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लगातार एक तरफ विवाद चल रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीति काफी चर्चित चल रहे हैं। हम आज बाबा से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से लगातार बिहार में दो शख्स के बीच काफी तानातानी हो रही है, हम बाबा से जानेंगे कि बाबा, खान सर और रोशन विवाद लगातार नया मोड़ आ गया है, क्या नया मोड़ है बाबा? देखिए, ऐसे तो मुकेश हम लोग जो इस तरह की खबरें हैं उस पर ज्यादा जी फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो खबर है जी वो खबर नहीं, बिहार में एक अलग तरह से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। जी और इसमें जब पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो गए हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस खबर पर जी कुछ ना कुछ अपडेट दें। जी अपडेट ये है कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से इस मामले में झूठ से शुरुआत हुई जी और अंततः झूठ से लेकर के अब ये एक बड़े अपराध की तरफ जा रहा है, जी जिसमें रोशन आनंद का कहना यह है, जब जेल से वो बेल पर बाहर निकले, जी जैसा गिरफ्तारी हुई, बाकी सब चीजें तो लोग जानते ही हैं, इसलिए उस जी पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी लेकिन जेल से बाहर निकले, जमानत उनकी हुई और जमानत से ठीक पहले जी उनके भाई की हत्या हो जाती है या फिर उनका मृत्यु हो जाता जी है। जी तो मृत्यु होने के बाद अब रोशन आनंद जब जेल से बाहर निकले तो उनका कहना यह है जी कि उनके भाई की हत्या हुई। जी और ये जैसे ही उन्होंने कहा, जी उसके बाद से विपक्ष के पास बैठे बिठाए, जो कि सरकार पर लगातार जी हमला कर रही थी, जी उस विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जिस पर तेजस्वी यादव ने खुद बाहर आकर के जी इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया और उन्होंने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जी बात इतना ही नहीं है कि तेजस्वी यादव ने इस बात को उच्च स्तरीय जांच के लिए कहा है, जी अपराध पर बोला है। जी बात यह है कि उनका समर्थन, उनकी बातों का समर्थन, यानी उच्च स्तरीय जांच कराने की बात जी चिराग पासवान ने भी कह दी। जी तब ये मामला जो है और ज्यादा जी कहीं ना कहीं सेंसेशनल हो जाता है और यहां आकर के पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि नेपाल में उनकी मृत्यु हुई थी और इस मृत्यु के बाद जी उनके साथ रहने वाले लोगों ने भी अपने बयान दिए हैं। जी लेकिन रोशन आनंद का जो बयान है उसमें साफ साफ वो इस तरह से फैजल खान, जिसको खान सर कहा जाता है, जी उनको लेकर के उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने। जी और उनका मानना यह है, उनका कहना यह है कि जब इस तरह की घटना घटी तो जी दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी अगर मुझे दोषी मान करके गिरफ्तार किया गया तो दोषी तो वो भी थे, जी उन्होंने भी झूठ कहा और झूठ की खेती उन्होंने की। उनका जो दोनों गनर है, जी बॉडीगार्ड है, उसको अभी तक उनके दोनों बाउंसर को छोड़ा नहीं गया, जी जमानत नहीं हुई है। यानी कि ये पूरा मामला जो है पेचीदा हो गया है और ये एक आपसी विवाद से शुरू हुआ, दो जी कोचिंग इंस्टीट्यूट का विवाद जो है जी कहीं ना कहीं सरकार के लिए अब बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है और इसमें पॉलिटिशियंस का कूद जाना, इंटरेस्ट लेना जी और इस पूरे मामले पर जी अपनी राय देना, कहीं ना कहीं इसमें नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाल फिलहाल में इस पूरे मामले पर आईपी गुप्ता भी गए थे, जिनको वहां लोगों ने हुड आउट किया है जी और कहा है कि इतना लेट आप क्यों आए। जी अब इस पूरे मामले पर आगे क्या होना है देखना बड़ा दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी है, जी क्योंकि आपको याद होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की बातों का हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे जी कि एक शिक्षक जो है वो इस तरह की बात कर सकते हैं, मामला हत्या तक जा सकती है, एक दूसरे पर और प्रत्यारोप का जा सकता है। जी इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव का भी बयान आया, उन्होंने जी कहा है कि सरकार जो है इस पर पैनी नजर रखे हुए है जी और इस मामले पर जल्दी ही कानून अपना काम करेगा और जी कानून किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जी ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि एक तो मामला ये है, दूसरा खान और रोशन विवाद जो है जी अब ये अगले मोड़ तक पहुंच गया है जी और यहां से आकर के किस करवट बैठता है, जी क्या क्या खुलासे होते हैं, ये देखना बड़ा जी अजीबोगरीब होगा। बाबा, मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या है सीएम सम्राट का मिशन 24 घंटे में? देखिए, क्या है? जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ एक वार्ता किया था, प्रेस मीट किया था, जी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
जो 12 साल पूरे हुए हैं जी उसकी चर्चा की, बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ उसकी चर्चा की, उनके आने के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ उसकी चर्चा जी की, जो विपक्ष के सवाल थे, आरोप थे, उसका भी जवाब उन्होंने दिया। जी लेकिन इन सब के बाद उन्होंने एक और बड़ी बात कही थी। जी हालांकि इससे पहले आपको भी याद होगा जी जी कि एक कार्यक्रम में हम लोग मिले थे, तो उनके जो पंचायत जी स्तर पर जी उन्होंने जो कहा था कि लोगों से वो संवाद करेंगे और वहां जाकर के समस्याओं का निदान जी सोचेंगे, वो काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। जी लेकिन अब जिस तरह की बात है, उन्होंने कहा है कि अगर बिहार को बेहतर बनाना है तो अधिकारियों को 8 घंटे 10 घंटे नहीं, अधिकारियों को 20 घंटे बिहार के बारे में सोचना पड़ेगा और बिहार के बारे में काम करना पड़ेगा। जी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बिहार को विकसित और समृद्ध बनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा है कि आप सबका सहयोग हमको चाहिए। जी जैसे पत्रकारों से उन्होंने कहा कि जी हमारी कमियों को भी आप बताइए और हमारे अच्छे कामों को भी लोगों तक पहुंचाइए। जी ये दोनों काम आपका है, पत्रकार बंधुओं का है। जी अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि 24/7 जी सारे सिस्टम उनके ऑन रहेंगे। जी किसी भी समय कोई भी जो सुझाव है या शिकायत है वो कर सकता है। वहीं उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए कहा है कि 20 घंटे तक आपको एकदम अलर्ट मोड में रहना है, कभी भी किसी भी तरह से आपको बिहार और बिहार के विकास के बारे में सोचना है। जी उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में अपराधी जो हैं, अपराधी अगर अपराध करते हैं, अपराध को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं है, जी लेकिन अपराध पर नियंत्रण, अपराधियों को त्वरित सजा और उससे कानून का डर, जी ये हमारी सरकार करेगी। 48 घंटे के भीतर किसी भी तरह का अपराध हो, अपराधी को पकड़ के लाने का जो काम है वो पुलिस का है और जी पुलिस इस काम को अंजाम देगी। यानी उन्होंने सीधे तौर पे स्पष्ट कर दिया है और हर अपने भाषण में और अपने वक्तव्य में वो कहते हैं कि 24/7 तो सरकार जगी रहेगी, लेकिन जी अब जो उन्होंने 20 घंटे का 4 घंटा और कम कर दिया है, जी ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि 10-12 घंटे काम करने वाले अधिकारी जी अब 20 घंटे काम काम करेंगे करेंगे और उन्होंने इसके लिए लोगों को कहा भी है और इसके लिए सजेशन भी मांगा है। जी बाबा, मेरा अगला क्वेश्चन है, राबड़ी देवी से भी बड़ा बंगला विवाद हो गया है, निश्चित क्या रूप है से मतलब? आप जो बंगला विवाद की बात कर रहे हैं, राबड़ी जी देवी को समय जो दिया गया था वो समय की अवधि समाप्त हो गई है। जी बहुत सारे अपडेट आपके पास भी आए होंगे, बहुत सारे अपडेट आपने सुने भी होंगे। जी जी राबड़ी देवी को चिट्ठी मिली थी कि वो जी अपना 10 सर्कुलर जो है वो खाली कर दें। इस बीच में आपको बता दें कि नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कई तरह की समस्याएं, कई तरह की बातें बताई। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों खाली करेंगे। जी पहले उन्होंने कहा कि भाई इसका किराया हमसे ले लीजिए, जी बाकी सारी बातें उनकी चल रही थी। जी लेकिन इस बीच में 15 दिन बीतने के बाद अब बंगला खाली कराने की बात थी, बाय हुक एंड क्रूक जी कानून अपना काम करता। जी लेकिन इस बीच उन्होंने आवेदन देकर के 1 महीने की मोहलत मांगी। जी उनका कहना यह है कि लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जी उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई थी जी जिससे उनसे कम लोग मिले हैं, उनको सिक्योरिटी में रखा जाए। ये सारी व्यवस्था की गई थी और उस व्यवस्था को अगर छोड़ के जाते हैं तो लालू प्रसाद जी के जान पर बन आएगा। जी जी तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि वैसी व्यवस्था जो लालू प्रसाद को रखा जा सके जहां, जी उस तरह की व्यवस्था जब हम कर लेंगे तो हम बंगला खाली करेंगे। जी 1 महीने का उन्होंने समय मांगा है। अब जी देखना होगा कि उन्होंने जिस तरह की असमर्थता जताई है, अब आगे क्या होता है, सरकार उन पर क्या सोचती है, विभाग उन पर क्या सोचता है, जी क्या आगे की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जी ये पूरा का पूरा मामला अब इमोशनल भी हो गया है जी और ये एक मामला तो चल ही रहा था, लेकिन अभी अभी निशांत को जो बंगला अलॉट किया गया है, जी जो उप मुख्यमंत्री रहा करते थे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं निशांत वाले बंगले को लेकर के जो 5 देशर मार्ग में है, जी उसको लेकर के अब एक नई बात शुरू हो गई है जी कि जी आखिर निशांत को बंगला क्यों दिया गया, जी क्या वो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या किसी का इस्तीफा होगा और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उप जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जी सभी बातें कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं और जी किस हैसियत से उनको दिया गया है, जी क्योंकि वो बंगला उप मुख्यमंत्री का रहा है। चाहे जो भी वो उप मुख्यमंत्री रहे हो उस बंगले में रहे हैं। जी इस बात को लेकर के अब जो है चर्चा शुरू हो चुकी है। यानी कि एक तरफ राबड़ी देवी का बंगला खाली करवा रहे हैं जी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको आप उप मुख्यमंत्री वाला बंगला उस फेज में जो आता है उसको आप दे रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि ये पूरा मामला जो है अब राजनीतिक चर्चा का विषय बनेगा और जी जैसे ही अलॉटमेंट हुआ है उसके बाद से 1-2 दिन के बाद अब देखिएगा कि इस पर चर्चा जरूर जबरदस्त होगी जी और जो लोग राबड़ी देवी का समर्थन कर रहे हैं वो तो निश्चित रूप से इस पर विवाद खड़ा करेंगे। जी मेरा बाबा आखिरी सवाल है,
कुशवाहा का बेटा दीपक प्रकाश देंगे इस्तीफा, काहे देंगे इस्तीफा बाबा? देखिए, दीपक प्रकाश का मामला जो है वो बड़ा ही पेचीदा हो गया है। जी जैसा कि आपको पता भी होगा कि इससे पहले भी कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जी कई उदाहरण हमारे पास हैं जिसमें लोगों को इस्तीफा देना पड़ा है। सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद सम्राट चौधरी। जी आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी जब मीडिया संवाद कर रहे थे तो उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी। उनसे जी। सवाल जब पूछा गया कि दीपक प्रकाश कब तक मंत्री रहेंगे, तो जी। उन्होंने कहा कि 5 महीने 29 दिन तो निश्चित रूप से रहेंगे। जी उन्होंने ये भी बात कही कि मैं 5 महीने 28 दिन रहा था, उसके बाद स्वतः मुझे इस्तीफा देना पड़ा जी था। तो ये एक बात है। दूसरी तरफ जो हम 2-3 दिन से खबर चला रहे हैं और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया जी कि जब तक सरकार रहेगी एनडीए की तब तक उनके बेटा रहेंगे। जी मैंने इस पर एक और प्रश्न एडिशन किया था जी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ये मानते हैं कि एनडीए सरकार गिरेगी? जी क्या वो ये मानते हैं कि 5 साल के भीतर एक बार फिर से रीशफल होगा जी या फिर जी सत्ता परिवर्तन होगा? जी अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके पास फिर 6 महीने का समय मिल जाएगा, जी या हो सकता है उसके आगे भी हो। कई संभावनाएं हैं। एक संभावना तो ये बनती है कि उनकी माँ इस्तीफा दें, उसके जगह पर है, तो वो भी उनको तुरंत करना पड़ेगा, जी क्योंकि अगर वो इस 30 तारीख तक इस्तीफा नहीं देती हैं जी तब तक इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। जी इसके अलावा न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है, हम्म, केस भी चल रहा है। उस केस का डिसीजन क्या होता है जुलाई में, उसका भी 15 जुलाई तक उसका भी डिसीजन आना है। जी इसके साथ साथ और कई संभावनाएं हैं। अब इसमें संभावना क्या है कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसी एमएलसी को इस्तीफा दिलवा करके उनको फिर से चुनाव जी, जी, लड़ा जी। करके उनको एमएलसी बनाएगी? जी लेकिन ऐसा क्यों होगा? जी ऐसा क्यों संभव होगा? वो तो जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में भी नहीं है। जी एक तरफ जहां ये भी चर्चा चल रही थी कि उनकी पार्टी विलय करने की बात हुई थी। एक उदाहरण बड़ा बढ़िया इसमें है। जी एक तो उदाहरण मैंने दिया सम्राट चौधरी का जी। कि जो 5 महीने 28 दिन के बाद इस्तीफा दिए। दूसरा उदाहरण है कि आपको पता होगा कि एक ऐसी ही पार्टी को दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जी हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इसके अभ्यस्त हैं, कई बार पार्टी बनाए, कई बार विलय किए। जी उन्होंने 2021 में अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लिया जी था। लेकिन उसी जदयू में जब जीतन राम मांझी को कहा गया जी कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लिए, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया और हल्ला करने लगे कि हम पर दबाव बनाया जा रहा था, और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा अपने बेटे को दिलवा दिया, जी नीतीश मंत्रिमंडल से। अब ऐसी स्थिति में क्या उपेंद्र कुशवाहा इस तरह का एक्शन करेंगे, एक्ट करेंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा यदि अपने बेटा पर अड़े रहे तो उनके दिल्ली में मंत्रिपरिषद में शामिल होने की जो बात चल रही जी। थी वो भी खटाई में पड़ जाएगा। जी इसके अलावा जो संभावनाएं लग रही हैं उसमें 4 जो स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है, जी उसमें भी उनके बेटा को मौका मिल सकता है। जी लेकिन इसके लिए भी उनको एक कैटेगरी पूरा करना पड़ेगा। जी आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों देगी उनको? जी एनडीए गठबंधन क्यों देगा? अगर उसको उनको देगा तो फिर जीतन राम मांझी को क्यों नहीं देगा? जी ये सभी संभावनाएं कहीं ना कहीं अब बलवती हो रही हैं, जी और ये सब कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, जी क्योंकि उनकी पार्टी में आप देख लीजिएगा। नमन जी से मेरी बातचीत जो हो रही थी पंचनामा में, जी तो उन्होंने एक बात भी कही जी कि 4 उनके विधायक जीत करके आए हैं, जी 4 में से मात्र 1 विधायक उनके साथ खड़ी हैं, जी उनकी पत्नी। जी अगर वो भी इस्तीफा दे देती हैं और खुदा न खास्ते दीपक प्रकाश को चुनाव लड़ाया जाता है और हार जाते हैं, जी तो उनका वो भी समाप्त हो जाएगा। जी। और ये 3 विधायक तो उनके पार्टी में रहते हुए चुनाव जीतने के बाद इनके रडार से बाहर रहते हैं। जी भले इनके साथ मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है, जी क्योंकि वो अलग इधर उधर भी हाथ मार रहे हैं। जी ऐसी स्थिति में दीपक प्रकाश का इस्तीफा निश्चित रूप से एक टाइम टेन्योर के हिसाब से होना चाहिए, जी जो लग रहा है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा ये बात कह रहे जी। हैं कि नहीं, वो 5 साल तक जब तक एनडीए सरकार तब तक रहेंगे, तो जी। वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे या कुछ प्लान बना रहे होंगे। जी। तो आपने सुना, तमाम खबर को बाबा ने विस्तार से बताएं, और क्या उपेंद्र कुशवाहा का बेटा इस्तीफा देंगे या नहीं, वो तो समय आने पर ही बताया जाएगा। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।